दोस्तों, आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शुरू के ज़माने में लोग हिसाब किताब किन चीज़ों से करते थे, क्या-क्या चीज़ें उनकी हेल्प करती थीं तिजारत में और कैलकुलेशंस में। तो सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स किस तरह से हेल्प करते थे तिजारत में उनकी। तो सबसे पहले वो फिंगर्स को काउंट करते थे, फिंगर्स की काउंटिंग से उनको हेल्प मिल जाती थी कैलकुलेशन में। अभी भी अगर आपको पुराने लोग मिलते हैं आजकल के ज़माने में, बाबे बुज़ुर्ग आपको मिलते हैं, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो हाथों की उंगलियों को काउंट करके इस तरह से हिसाब किताब करते हैं। इसके अलावा बॉडी के पार्ट्स को काउंट किया जाता था। हाथों के ऊपर ये जो जॉइंट्स बने हुए होते हैं, इनकी मदद से भी काउंटिंग की जाती थी। इसके अलावा पेबल्स एंड स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। बड़े पत्थर और छोटे पत्थर, उनकी काउंटिंग से हिसाब किताब किया जाता था। पत्थरों के ऊपर निशान लगा के या नंबर्स लगा के, जिस तरह से यहाँ पे निशान लगे हुए हैं, इनकी मदद से या उनके ऊपर कोई निशान खुद से बना के, तो इस तरह से भी कैलकुलेशन की जाती थी। यहाँ पे टेलीस्टेक को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ। आगे हम जितनी भी प्रीवियस कंप्यूटर से पहले, बाक़त से पहले चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि निशान बने हुए हैं और इस तरह से पहले से कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि जिस भी मुआशरे के अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल होती थी या जिन मुल्कों में उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था या जिस मुआशरे में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता था, वहाँ पे उनके लिए पहले से कुछ रूल्स बने हुए थे। उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए उन चीज़ों को बनाया जाता था। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले दिनों मैं कब्रिस्तान गया हुआ था। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग से मैंने एक अनजान सी कब्र के बारे में पूछा। उसके ऊपर ना कोई तख्ती लगी हुई थी, ना उसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा ये किसकी कब्र है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे नहीं पता किसकी कब्र है, लेकिन ये किसी खातून की कब्र है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता ये किसी खातून की कब्र है? तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले जब हम कब्रें बनाते थे तो उस टाइम पे हम लोग औरतों के लिए जो पाँव वाली साइड का पत्थर है वो बड़ा रखते थे और सर वाली साइड का पत्थर छोटा रखते थे। मर्दों के लिए सर वाली साइड का पत्थर बड़ा रखते थे और पाँव वाली साइड का पत्थर छोटा रखते थे। तो उसी साइन को याद करते हुए मैं इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ कि ये किसी खातून की कब्र है। और वहाँ पे वो चीज़, वाकई वो निशानी मौजूद थी कि उसके पाँव के साइड पे पत्थर का साइज़ बड़ा था। तो बाकी भी दूसरे कब्रों पर भी मैंने नोट किया, तो वो बिल्कुल इसी तरह से वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए लोग अगर कब्रें बनाएंगे तो जाहिर है कि लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर वो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सपोज़ वहाँ पे किसी ने एक औरत की कब्र बनाई लेकिन उसने सर वाले साइड का पत्थर बड़ा कर दिया, तो जाहिर है लोग गलत गाइड होंगे, लोग तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो लोग उस मर्द की कब्र को किसी औरत की कब्र समझेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो साइन बनाए गए हैं, इनके ऊपर भी हर एक चीज़ का अपना एक मतलब है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर यहाँ पे उसके ऊपर कट लगे हुए हैं, छोटे कट इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े कट लगे हुए हैं। ये हर एक कट का और यहाँ पे हर एक लिखी हुई चीज़ का अपना एक मकसद था। इसी तरह जैसे वहाँ पे कब्र बनाने के लिए वहाँ पे पैटर्न था, यहाँ पे भी इन्होंने ऑलरेडी उस कम्युनिटी ने या वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस मशीन का, उनके लिए ये एक डिवाइस थी उस ज़माने में, इसका उन्होंने एक पैटर्न डिसाइड करके रखा हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेपू का जो था, ये एक डिवाइस थी, पुराने ज़माने में लोग इसको यूज़ करते थे। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ऊपर यहाँ पे ये जो होल बना हुआ है, यहाँ पे एक धागा होता था, बाकी धागे जो लगे हुए हैं, ये धागे उसके साथ गिरा लगा के बांध दिए जाते थे। यहाँ पे ये धागे मल्टीपल कलर्स के होते थे, हर कलर का अपना एक मकसद होता था। उसके अलावा यहाँ पे इस धागे के अंदर यहाँ पे नीचे भी मल्टीपल जगहों पे यहाँ पे भी उसको गिरा लगाई जाती थी। हर गिरा का अपना एक मकसद था और उसके गिरा लगाने के स्टाइल का भी एक अपना मतलब था। तो इस तरह से लोग हिसाब किताब में इन चीज़ों को यूज़ करते थे। इसके अलावा ईशांगो बोन का यूज़ किया जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हड्डी है, ये बाबोन नाम के एक जानवर के पाँव की हड्डी है, उसकी मदद से ये डिवाइस बनाते थे। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये ऐसे झर्रियाँ सी लगी हुई हैं।
इन निशानों का मतलब भी एक स्पेसिफिक था। उस वक्त के लोग इसको एक स्पेशल मकसद के लिए यहाँ पे लाइंस लगाते थे और इनको यूज़ करते थे। तो उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। आज हम डिस्कस करते हैं फिर अबैकस को। सबसे पहला कंप्यूटर अबैकस को समझा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 2400 बीसी के अंदर आया, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 2700 बीसी के अंदर आया, लेकिन ज़्यादा लोग जिस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं वो 24 पे है कि 2400 बीसी को आया। बीसी का मतलब क्या है? ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले 24 साल, मतलब इतनी पुरानी डिवाइस है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है लकड़ी का। इसके ऊपर यहाँ पे रॉड्स लगे हुए हैं। रॉड्स के अंदर यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो वो लगे हुए हैं मोती। तो इनको आगे पीछे करने से, बीड्स को आगे पीछे करने से लोग हिसाब किताब करते थे। इसको यूज़ करने का भी एक वही पैटर्न था जैसे मैंने कब्र का आपको बताया था। इसके यूज़ करने का भी पैटर्न है, उस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे नहीं है कि हर एक चीज़ को आप मोतियों को उस साइड पे घुमा दें, इस साइड पे घुमा दें। तो इनकी इस डिवाइस की मदद से लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते थे। इसके बाद एक और डिवाइस जॉन नेपर ने इंट्रोड्यूस करवाई 1617 के अंदर, जिसको नेपर बोन का नाम दिया गया। इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं नेपर बोन ने लॉगरिथम टेबल को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल इस नेपर बोन टूल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर हर राड, ये राड है, ये भी राड है, आप कर्सर पे फोकस करें, ये भी राड है। इन राड्स को मूव करके वो लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते थे। हर राड के ऊपर आप देखें, इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं। इसकी स्पेसिफिक मूवमेंट से ये लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते थे। उसके बाद विलियम आर्टर ने स्लाइड रूल को इंट्रोड्यूस करवाया 1622 के अंदर। यहाँ पे ये जो डेट्स मेंशन हैं ये इनकी कंप्लीशन की डेट है। इन पे काम तो ज़ाहिर है पहले शुरू किया होगा उन्होंने, लेकिन ये जब उन्होंने चीज़ें पब्लिश की, लोगों को बताई, जब ये उनका काम मुकम्मल हुआ तो मैंने वो डेट ऐड किया। अगर आप काफ़ी जगहों पे देखें तो वहाँ पे ये डेट चेंज होगी। स्लाइड रूल के हिसाब से उन्होंने वो डेट डाली होगी जब उन्होंने काम शुरू किया था। तो क्योंकि जब इस चीज़ को पब्लिकली किया जाता है तो डेट वही लिखी जाती है। काम तो जब भी कोई शुरू करता है उनकी मर्ज़ी है। ये मैनुअल मैकेनिकल डिवाइस थी जिसकी मदद से लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परफॉर्म करते थे। ये टेक्निकल होने की वजह से आम लोगों के इस्तेमाल में बहुत काम आई। इसको इंजीनियर, साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ने ज़्यादा यूज़ किया। इसके बाद ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन के नाम से एक मैकेनिकल कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस कराया 1642 के अंदर, जिसका काम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना था। उसके बाद गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज़ ने 1672 के अंदर स्टेप्ड रिकॉर्नर मशीन के नाम से एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई। उनका मकसद पास्कलाइन की तरह एक डिवाइस बनाना था। पास्कलाइन की डिवाइस जो ब्लेस पास्कल की डिवाइस थी पास्कलाइन, वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करती थी, लेकिन इनकी जो डिवाइस थी स्टेप्ड रिकॉर्नर मशीन जो थी, ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो बेसिक हमारे फार्मूले हैं 4, इनको परफॉर्म करती थी। इसके अलावा बाइनरी सिस्टम को 1679 के अंदर गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने एक लेटर लिखा जैकहेम बर्ट को, उनको बताया बाइनरी सिस्टम के बारे में, उनके अंदर 0-1 के इस्तेमाल के बारे में उनको बताया। और इसके अलावा गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनिज़ ने 1703 के अंदर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की, उसके अंदर भी उन्होंने बाइनरी सिस्टम के बारे में बताया। इसके बाद जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1801 के अंदर जैक्वार्ड लूम के नाम से एक मैकेनिकल लूम इंट्रोड्यूस कराया, जिसका मकसद कम्प्लेक्स पैटर्न डिज़ाइन करना था। जैसे जाए नमाज के ऊपर आप लोग देखते हैं कि कम्प्लेक्स पैटर्न वहाँ पे बने हुए हैं, तो पहले ये इंसान बनाते थे। इस मशीन के आने के बाद ये लोग मशीन की मदद से कम्प्लेक्स पैटर्न डिज़ाइन करने लगे। उसके बाद
हमारे पास रिथमोमीटर का दौर आया। थॉमस डी कॉल्मर ने 1820 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया गया। इसकी मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म होते थे। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एक आइडिया दिया। उनका आइडिया ये था कि जो मैथमेटिकल टेबल्स हैं, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इनको ऑटोमेटिकली सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक मॉडल पे काम करना शुरू किया जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन का नाम दिया। ये डिफरेंस इंजन पे उन्होंने काम स्टार्ट किया। 1832 में उन्होंने इसका पहला प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके दिया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि फंड्स ना होने की वजह से उनको ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास एक और आइडिया, इससे एडवांस आइडिया उनके दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इस पुराने मॉडल के ऊपर काम करना छोड़ दिया। फिर ये मॉडल उनकी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल ना हो सका। 1991 के दौरान 1991 में डॉरन स्वार्डे और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इसके बाद आते हैं जो चार्ल्स बेबेज का दूसरा एडवांस जो उनका मॉडल था, जो एडवांस आइडिया उन्होंने दिया था, उस पे उन्होंने काम किया। उसको उन्होंने एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। एनालिटिकल इंजन के अंदर उन्होंने जो बेसिक टेबल थे, मैथमेटिकल टेबल से, उनको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के साथ साथ उन्होंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी आइडिया दिया, मेमोरी का भी आइडिया दिया और प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, लॉजिक एल्गोरिदम का कंसेप्ट भी दिया कि स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी स्पेसिफिक मूव करना, जैसे कंडीशनल जंपिंग होगी। तो इस तरह का आइडिया उन्होंने प्रोवाइड किया। इसका भी पहला प्रोटोटाइप उन्होंने 1837 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। ये प्रोजेक्ट भी फंड्स ना होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका। इसके बाद एडा लवलेस एक इंग्लिश मैथमेटिशियन और राइटर थी, जिन्होंने इटालियन एक मैथमेटिशियन थे। उनके जो नोट्स थे, जो चार्ल्स बेबेज के मॉडल्स के ऊपर लिखे हुए थे, उनको ट्रांसलेट किया। उनको ट्रांसलेट करने के अलावा उनकी तशरीह के साथ साथ एडा लवलेस ने बर्नौली नंबर्स को ऐड करने का आइडिया भी दिया। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी दिया कि प्रोग्रामिंग की मदद से एल्गोरिदम लगा के म्यूज़िक जनरेट करना, कोई आर्ट डिज़ाइन करना और भी बहुत कुछ उन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया। इस वजह से एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके अलावा आगे जाके कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पहले उनको समझ लें कि वो चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हमारे पास पंच कार्ड है। पंच कार्ड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक कार्ड बना हुआ है, जैसे तख्ती बनी हुई होती है। इसके ऊपर यहाँ पे होल बनाए गए हैं। तो इन होल्स की मदद से कंप्यूटर चीज़ें समझ सकता था। कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए इस पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड के बाद पंच टेप को इस्तेमाल किया जाने लगा। पंच टेप क्या है? जैसे एक इमेज है, आजकल आप एक इमेज लेते हैं और एक वीडियो है। वीडियो क्या है? मल्टीपल इमेजेस का एक मजमुआ होता है। इसी तरह से जो पंच कार्ड है, पंच कार्ड तो एक यहाँ पे कार्ड बना के फिर उसको निकालना, फिर और एक कार्ड लगा के देना, इस तरह से काम किया जाता था। जब पंच टेप का दौर आया तो पंच टेप के अंदर मल्टीपल पंच कार्ड लगे हुए थे। यहाँ से यहाँ तक एक कार्ड शुरू होता है तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह उन्होंने सीक्वेंस बना ली, जैसे इमेज से वीडियो बनी, इसी तरह से पंच कार्ड से पंच टेप बनाए गए। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने पुराने ज़माने में कैसेट्स देखे होंगे, कैसेट्स के अंदर जो रील लगी हुई होती थी, ये हमारा मैग्नेटिक टेप है। या आपने पुराने ज़माने के जो कैमरे थे उनके अंदर जो रील डली हुई होती थी, तो वो हमारा, उसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ पे पंच टेप की इमेज लगी हुई है, पंच कार्ड की, पंच टेप की लगी हुई है और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की भी लगी हुई है। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनका क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से इनका समझना ज़रूरी था। नेक्स्ट शीट्स डिफरेंस इंजन है। पर्ज और शीट्स ने 1843 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने इस पे चार्ल्स बेबेज के मॉडल्स को देखते हुए उनसे इंस्पायर होकर इस पे काम शुरू किया। इनका मॉडल ऑटोमेटिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था। जो
लॉगरिथम्स से उनको जो मैथमेटिकल के कम्प्लेक्स जो टास्क थे उनको सॉल्व करता था। कम्प्लेक्स मैथमेटिकल सॉल्यूशंस वो किस तरह से प्रोवाइड करता था, जैसे कम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क जो होते हैं एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी, इस तरह के जो इक्वेशंस दी जाती थी, इनको कहते हैं कम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क्स। इसके अलावा 5 कार्ड टैबुलेटिंग मशीन, जैसे मैंने जिक्र किया अभी आपको कि 5 कार्ड क्या है, 5 टेप क्या है, तो ये जो मशीन थी ये हरमन हेलीरेथ ने इंट्रोड्यूस कराया इसको 1890 के अंदर। इसको उन्होंने 5 कार्ड टैबुलेटिंग मशीन का नाम दिया। इसके अंदर जो 5 कार्ड है, 5 कार्ड की मदद से इंफॉर्मेशन पुट की जाती थी, ये फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता था, फिर उसको सॉर्टिंग करनी होती थी या काउंटिंग, जो भी उसको टास्क दिया जाता था वो परफॉर्म करता था। इसके अलावा जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ कम्प्लेक्स कैलकुलेटर का दौर आया। जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने इसको 1937 में इंट्रोड्यूस कराया, जिसे कम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर कहा जाता है। इसकी मदद से वो लोग a प्लस बी एक्स प्लस वाई इन कम्प्लेक्स चीज़ों को कैलकुलेट करते थे और इनके अंदर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाते थे। इसके अलावा 1938 में कोनर्ड जूस ने Z1 कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ हुई इसमें, मैकेनिकल भी, हाथों से भी इसको ऑपरेट किया जाता था और कुछ काम इसके इलेक्ट्रिकल की मदद से किए जाते थे। इसके अंदर मैकेनिकल कंपोनेंट यूज़ हुए, बाइनरी सिस्टम इसके अंदर यूज़ हुआ और ये 5 टेप की मदद से इसको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और चीज़ें प्रिंट की जाती थी। ये भी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा एटेनोसॉफ बैरी कंप्यूटर का दौर आया, जिसे ABC भी कहते हैं। एटेनोसॉफ को गिलफोर्ड बैरी ने 1942 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। इसके अंदर भी डेटा 5 कार्ड की मदद से पुट किया जाता था और प्रिंट करने के लिए भी 5 कार्ड ही इस्तेमाल किया जाता था, कोई चीज़ जो आउटपुट है उसको प्रिंट करने के लिए। इसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर कैपेसिटर को बतौर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमारे पास हार्वर्ड ऐकन ने 1944 के अंदर मार्क 1 के नाम से एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसकी मदद से भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर मिलिट्री के इस्तेमाल में ज़्यादातर आया। मिलिट्री के जो टास्क थे उनको परफॉर्म करता था। इसके बाद जॉन W. मॉचली और J. प्रेस्पर एकर्ट ने 1945 के दौरान ENIAC को इंट्रोड्यूस कराया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये भी कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता था और बाकी जो पिछले कंप्यूटर थे उनकी मदद से उनसे इनकी स्पीड हाई थी। इसके अलावा हमारे पास एडवेक है। एडवेक को इस्तेमाल किया गया। इसको जॉन वॉन न्यूमैन और उनकी टीम ने इसको इंट्रोड्यूस कराया 1949 में। ये भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था और इसके अंदर कंप्यूटर की मेमोरी इस्तेमाल हुई। इसके बाद हमारे पास यूनिवेक 1 का दौर आया। यूनिवेक 1 को प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने 1951 के दौरान इंट्रोड्यूस कराया। इसके अंदर 5 कार्ड और मैग्नेटिक टेप को इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर जो टेम्परेरी स्टोरेज भी इस्तेमाल हुई। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद IBM का कंप्यूटर आया, मॉडल 650 1954 में। इसको इंटरनेशनल बिजनेस में इस्तेमाल किया गया, कैलकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। इसमें 5 कार्ड को यूज़ किया गया इनपुट और आउटपुट के लिए। इसके अलावा जो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर था, ऑसबोर्न 1 के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया 1981 में। इसके अंदर मॉनिटर लगा हुआ था और इसके अंदर डुअल फ्लॉपी डिस्क लगी हुई थी, जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता था। उसके बाद IBM पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ 1981 में।
जिसके अंदर इंटेल का 88 प्रोसेसर लगा हुआ था, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था, और ये इसके अंदर हार्डवेयर अपग्रेडेशन की सहूलत भी मौजूद थी। जैसे आजकल मौजूद है कि रैम एक स्लॉट में 4 GB की रैम लगती है, दूसरे में 4 GB की लगती है तो 8 GB की बन जाती है, या एक में 8 GB की लगी हुई है तो दूसरे में 8 GB की लग सकती है। तो इस तरह से उसके अंदर जो एडिशन हार्डवेयर अपग्रेडेशन की सहूलत मौजूद थी। इसके अंदर इकोसिस्टम यूज़ किया गया, इसको बिज़नेस और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा मैकिन्टॉश 128K मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया एप्पल की जानिब से 1984 में। ये फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर था। इसके अलावा इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी था, इसके अंदर माउस लगा हुआ था, कीबोर्ड था, ये यूज़र फ्रेंडली था। इसके बाद इंटरनेट का दौर आया 1990 में। कंप्यूटर की मदद से डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे और डेटा शेयर करने लगे। मोबाइल फ़ोन्स का एक दौर आया स्मार्टफोन का 2000 में। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स पहले सिस्टम बड़े होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते गए, और 2000 में मोबाइल फ़ोन आने से कंप्यूटर आपके पॉकेट तक पहुँचा है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आया 2010 में। यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाने लगा क्लाउड पे, मतलब इंटरनेट पे स्टोर किया जाने लगा, डेटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जाने लगा। इसके बाद हमारे पास 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया, जिसकी मदद से रोबोट्स बनने लग गए और मशीनों ने इंसानों की तरह काम करना शुरू किया। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।